हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन सभी के नोट्स को हम देखेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले हम उनको बता देते हैं, फिर उनके टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति, संविधान, संविधानवाद, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण और तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, इनसे ये प्रीवियस ईयर में कई बार बने हैं, तो आप इन्हें ना छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इनको पेपर से पहले ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र। तुलना मानव स्वभाव का अंग व उपयोगी अध्ययन का आधारभूत तत्व है। व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में तुलना द्वारा ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा सिद्ध करता है। केसी जौहरी ने लिखा है कि तुलना शक्ति में लिप्त विभिन्न राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाओं के अनुभववादी अन्वेषण में तुलनात्मक विश्लेषण सृजनात्मक तथा संवर्धनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। अब हम इसका अर्थ और इसकी परिभाषा देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व के अभ्युदय ने तुलनात्मक राजनीति को व्यापक आधार प्रदान किया। अब इसका संबंध पश्चिम के देशों व संस्थागत राजनीतिक संरचनाओं से न होकर गैर राजनीतिक संरचनाओं व इन्हें प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक व्यवहार और तृतीय विश्व के देशों की राजनीति से भी है। आज राजनीतिक विज्ञान में सदियों से प्रचलित राज्य, सरकार, संस्था शक्तियों व जनमत के स्थान पर नई अवधारणाएं राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास, राजनीतिक व्यवस्था आदि प्रमुख अवधारणाएं मानी जाती हैं। अब हम इसमें परिभाषाएं देखते हैं। इनमें से आप कोई भी एक परिभाषा या दो परिभाषा याद कर सकते हैं जिसे आप पेपर में लिख सकते हैं, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तुलना राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में इसे याद कर लें कि ये ब्रायंती ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान है और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। अब हम दूसरी देखते हैं। फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के बारे में उन्होंने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विश्लेषण है। अब हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं। आज तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल विभिन्न सरकारों की तुलना मात्र से ही माना जाता था। अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ करके तुलनात्मक अध्ययन को नई दिशा देने का प्रयास किया। उसके बाद हेरोडोटस ने भी तुलनात्मक राजनीति का विकास किया, लेकिन उनका अध्ययन केवल राजनीतिक संस्थाओं, उनके ढांचे, सरकारों तक ही सीमित रहा। विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया। अब इसमें राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे, कार्यों के साथ साथ गैर राजनीतिक समुदायों तथा निजी संस्थाओं व उनके व्यवहारों का भी अध्ययन आवश्यक हो गया है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दो मत प्रचलित हैं। पहला है तुलनात्मक राजनीति एक लंबात्मक या फिर अनुलंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है और दूसरा है तुलनात्मक राजनीति एक अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। अब लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस धारणा को जो मानते हैं उनका मानना है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, इनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन है। इस विचारधारा को मानने वाले कहते हैं कि चूँकि क्षेत्रीय सरकारें अनेक होती हैं, इसलिए राष्ट्रीय सरकारों की उनसे राजनीतिक प्रक्रियाएं, संस्थाओं के संदर्भ में तुलना करके उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब हम इसकी प्रकृति के बारे में दूसरी वो देखते हैं। अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन। इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि
तुलनात्मक राजनीति तो राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है। ऐसी तुलना ही वास्तविक अध्ययन का आधार है और राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता सिद्ध होती है। इस प्रकार तुलना एक देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है, दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी। यह तुलना समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसके द्वारा एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवहार भी समझा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र आज एक विवादास्पद विषय है। आज तुलनात्मक राजनीति संक्रमणकालीन दौर में है। हैरी एक्स्टीन ने इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण व विवादास्पद बात यह है कि वह संक्रमण की स्थिति में है। एक प्रकार की विश्लेषण शैली दूसरे प्रकार की विश्लेषण शैली की ओर प्रस्थान कर रही है। आज तुलनात्मक राजनीति की सीमा व मानकों तथा व्यवहारों में के पारस्परिक संबंधों के बारे में काफ़ी विवाद हैं। तुलनात्मक राजनीति की सीमाओं के बारे में परंपराओं तथा आधुनिक राजनीतिक विश्लेषक एकमत नहीं हैं। आज तुलनात्मक राजनीति के सामने यह समस्या है कि इसमें क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं। अब हम देखते हैं आगे इसका जो क्षेत्र है उसमें तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया, इसका महत्व। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का नया तत्व नहीं है। इसका अध्ययन भी उस समय से होता आ रहा है जब से राजनीति व राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता आ रहा है। तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ से ही मानव के ध्यान का केंद्र रहा है। अरस्तु से लेकर आज तक तुलनात्मक अध्ययन का काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। आज राजनीतिक व्यवहार को तुलनात्मक आधार समझने के लिए नए नए दृष्टिकोण या फिर उपागम विकसित हो रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक निम्नलिखित बातों को दृष्टिगोचर होता है। तो जो महत्व है और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का, उनसे हम किन किन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को पढ़कर हम राजनीतिक व्यवहारों को समझ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन देश विदेश की राजनीति और राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन द्वारा विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक अभियानों में भी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की समानताओं और असमानताओं का भी ज्ञान कराता है। इसमें घटना चक्रों का भी ज्ञान होता है और तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक अभियानों में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसमें बस आप इतना ही याद करें और अगली देखते हैं राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। अरस्तु के समय से ही तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1955 के बाद व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति को तुलना के आधार पर एक विज्ञान का रूप प्रदान करने का प्रयास किया। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की निरंतरताओं या नियमितताओं का पता लगाकर सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं राजनीति में सिद्धांत निर्माण। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का पता चलने से सिद्धांत निर्माण करना आसान हो जाता है। राजनीति शास्त्र में ऐसे सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक हो। तुलनात्मक राजनीति अनुवादिक सिद्धांतों तक पहुंचने में सहायता करती है। वे अनुभाविक सिद्धांत ही राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता परखना। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करके उनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। प्रचलित सिद्धांतों या अतीत में स्थापित सिद्धांतों की सामयिक प्रासंगिकता की जांच तुलना अध्ययन द्वारा की जा सकती है। तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों की जांच के लिए नवीन उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराती है। किसी भी शास्त्र में परम सिद्धांत नहीं हो सकते, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत में भी परम सिद्धांत नहीं हो सकती। अब हमने एक जो क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, उसे हमने पूरा कर लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक जो उपागम है, जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। व्यवस्था विश्लेषण के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को जो दृष्टिकोण
अधिक लोकप्रिय हुआ है वह है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। यद्यपि यह दृष्टिकोण भी राजनीति शास्त्र में व्यवस्था विश्लेषण की तरह ही अन्य समाजशास्त्रों की देन है, लेकिन इस दृष्टिकोण ने व्यवस्था की कमियों को दूर करके अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन में प्रतिष्ठित स्थान स्थापित किया है। यद्यपि यह दृष्टिकोण भी राजनीतिक व्यवस्था को संरचना और प्रकारों के रूप में समझने में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को ही सहारा लेता है, लेकिन यह राजनीतिक व्यवस्था को क्रांतिकारी परिवर्तनों के संदर्भ में समझने में भी योग्यता रखने के कारण व्यवस्था विश्लेषण से आगे निकल जाता है। यह दृष्टिकोण असमान विशेषताओं वाली राजनीति व्यवस्था की तुलना करने के नए प्रतिमान स्थापित करता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक हैं आमंड, डेविड ईस्टन, एस्टर और हैरी एक्सटीन आदि विद्वान हैं जो इसको समर्थित इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। सर्वप्रथम आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के आगत निर्गत मॉडल की कमियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस मॉडल के अव्यवहारिक होने के कारण आमंड ने उन कृत्यों की पहचान की जो समाज व्यवस्था को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद 1960 में उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में न केवल इन कृत्यों का वर्गीकरण किया बल्कि प्रत्येक कृत्य के लिए उपयुक्त संरचना की भी पहचान की। आगे हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अर्थ। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एक ऐसी पद्धति है, आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ, ऐसी पद्धति है जो राजनीतिक व्यवस्था के गठन उसके कार्यों के संदर्भ में ही राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करती है। यह दृष्टिकोण संरचना और प्रकार्य के दो प्रत्ययों पर आधारित है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक को इन्हीं दो प्रत्ययों के आधार पर समझा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में प्रकार्यों को संपादित करने की व्यवस्था जिस व्यवस्थात्मक संगठनात्मक द्वारा की जाती है वह है संरचना। अतः संरचना को प्रकार्य के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है। हर कोई संगठन संरचना नहीं हो सकता। जो संगठन नियमित रूप से प्रकार्यों को संपादित करता है वही संरचना कहलाता है। प्रकार्य को परिभाषित करते हुए रॉबर्ट सी वॉन ने लिखा है कि एक प्रकार्य व्यवस्था को बनाए रखने और उसे विकसित करने के लिए किए जाने वाला ऐसा क्रिया प्रतिमान है जो नियमित रूप से होता है। प्रकार्य के साथ निष्कर्ष भी जुड़ा रहता है। कई बार प्रकार्य विकार्य और विकार्य प्रकार्य बन जाता है। प्रकार्य एक ऐसा प्रतिमान है जो व्यवस्था को बनाए रखने, उसे विकसित करने और नियमित रूप से घटित होता रहता है। तुलनात्मक राजनीति में प्रकार्य उसी क्रिया प्रतिमान को कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षक हो, उसे विकसित करने वाला हो और नियमितता का गुण भी रखता हो। इस प्रकार संरचना व प्रकार्य के आधार पर ही संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इस उपागम में तीन प्रमुख बातें निहित हैं। पहली है किसी व्यवस्था द्वारा कौन से आधारभूत प्रकार्य पूरे किए जाते हैं। दूसरा है ये प्रकार्य किन संरचनाओं द्वारा पूरे होते हैं और तीसरा है ये प्रकार्य किन परिस्थितियों में पूरे होते हैं। इन तीनों संदर्भों के प्रश्नों के संदर्भ में ही दृष्टिकोण संरचना और प्रकार्य के प्रत्यय को विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। अब हमने इसका अर्थ देख लिया है, अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक अलग ढांचा होता है। यह ढांचा या संरचना एक गतिशील मशीन की तरह कार्य करती है। इस ढांचे के अलग अलग अंग प्रत्यंग होते हैं। प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने अपने कार्यों का निष्पादन करके व्यवस्था रूपी मशीन को गतिशील बनाए रखता है। जिस प्रकार शरीर रूपी मशीन को संचालित रखने में शरीर के अंग अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसी तरह सामूहिक अंतर्निर्भरता के आधार पर अंग भी कार्य करके संरचनात्मक ढांचे को गति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार शरीर रूपी मशीन को विभिन्न अंग गतिशील बनाए रखते हैं, उसी प्रकार
संरचना रूपी मशीन को उसके अनेक अंग गति प्रदान करते हैं। यह संगठनात्मक मशीन अपने अलग अलग अंगों को कुछ कार्य सौंपकर उन्हें निर्गत के रूप में पूरा करवाती है। इस प्रकार संरचना में आउटपुट इनपुट का चक्कर लगता रहता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में इन आउटपुट इनपुट का विशेष महत्व है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण ही है विश्लेषण की इकाई के रूप में यह उपागम समूची राजनीतिक व्यवस्था पर बल देता है। यह दृष्टिकोण संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक आत्मनिर्भरता स्वीकार करता है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, क्योंकि जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रक्रियात्मक, या तो इसका व्याख्या पूछी गई है या फिर इसकी आलोचनात्मक व्याख्या या आलोचनात्मक वर्णन। तो इसमें हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह दृष्टिकोण विश्लेषण की इकाई के रूप में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रकारों की अंतर्निर्भरता पाई जाती है, इसी आधार पर यह संरचना को परिभाषित करता है। इसका मानना है कि एक प्रकार के प्रकारों की एक सी संरचना का होना आवश्यक नहीं है और संस्कृति में परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन का आधार है। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है और फिर हम इसकी आलोचना देखेंगे। उसके बाद हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। यह दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधुनिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण ने तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक आधार पर समझने का प्रयास किया है। इसने तुलनात्मक राजनीति को परंपरावादी दृष्टिकोण के पास से छुटकारा दिलाकर एक नवीन अनुशासन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने एक ऐसा सुसंगत तथा समग्र सिद्धांत पेश किया है जो समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में समर्थ है। इसके आगमन से आज सामान्य सिद्धांत के निर्माण की संभावना प्रबल हो गई है। इसने तुलनात्मक राजनीति को एक वैज्ञानिक सुनिश्चित उप अनुशासन बना दिया है। यह राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करने वाले तत्वों को पहचान करने में सक्षम है। यह राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत रखकर राजनीतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। यह राजनीतिक संरचनाओं को प्रकारों के रूप में परिभाषित करके वास्तविक व्यवहार को जांचने का काम करता है। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं। इस उपागम में अनेक गुण होते हुए भी यह उतना महत्व प्राप्त नहीं कर सका जितना इसे करना चाहिए था। इसका प्रमुख कारण इसका दोषपूर्ण होना है। तो हम इसकी आलोचनाओं को देखते हैं। यह दृष्टिकोण रूढ़िवादी और सामाजिक परिवर्तन का विरोधी है। इसमें स्थायित्व और व्यवस्था अनुरक्षण की परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दिया गया है। दूसरा देखते हैं, यह दृष्टिकोण व्यवस्था के अनुरक्षण की बात तो करता है, लेकिन यह बताने में असमर्थ है कि परिवर्तन का व्यवस्था अनुरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी देखते हैं, यह दृष्टिकोण इस बात को तो स्पष्ट करता है कि संरचना में परिवर्तन से प्रकार्य के निष्पादन के तरीके में भी परिवर्तन आ जाता है, परंतु यह दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट करने में असमर्थ है कि परिवर्तनों के कारण आने वाले परिवर्तन और प्रभावों की प्रकृति, तीव्रता और मात्रा क्या है। इस दृष्टिकोण में प्रयुक्त प्रत्यय अवधारणाएं परिमाणात्मक दृष्टि से परिभाषित नहीं की गई हैं। आगे हम देखते हैं, यह दृष्टिकोण साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में असमर्थ है। इस दृष्टिकोण से यह पता नहीं चलता है कि जिन कार्यों का इस दृष्टिकोण में विवेचन हुआ है वे कार्य राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निष्पादित हो रहे हैं या नहीं। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर क्या है और संविधानवाद क्या होता है, हम ये इन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संविधानवाद का अर्थ। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन उन विधियों या नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होते हैं। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं होती है और शासन संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है।
संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद के आधार स्तंभ हैं। इसीलिए संविधान और संविधानवाद सरकार के बारे में जानना जरूरी है। संविधान उन नियम कानूनों का संग्रह होता है जो सरकार के संगठन, कार्यों, उद्देश्यों, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों, नागरिकों के पारस्परिक संबंधों, नागरिकों के सरकार के साथ संबंधों की व्याख्या करता है। ऑस्टिन के अनुसार संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकारों के संगठन को निश्चित करता है, और डायसी ने कहा है कि वे सब नियम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का वितरण तथा प्रयोग किया जाता है राज्य का संविधान कहलाते हैं। हमने जान लिया संविधान क्या होता है। अब हम जानेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। तो हम इनकी परिभाषा देखेंगे। पिनॉक स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया एवं तथ्यों का ही मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का भी प्रतीक है। अगली हम परिभाषा देखते हैं। अब्राहम के अनुसार संविधान स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। ये सबसे छोटी, आप इसे याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे संविधान और संविधानवाद में अंतर। संविधान ही संविधानवाद का आधार होता है। कुछ राजनीतिक विद्वान इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिति भिन्न हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में संविधान तो थे, लेकिन संविधानवाद नहीं था। इसीलिए संविधान और संविधानवाद में परिस्थितियों के अनुसार अंतर होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा की दृष्टि से अंतर। यदि परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है और संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है। संविधान एक संगठन है और संविधानवाद एक विचारधारा है, जिसमें राष्ट्रों के मूल्य, विश्वास तथा राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। संविधान एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार, शासितों और शासितों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। संविधानवाद उन विचारों का द्योतक है जो संविधान का वर्णन और समर्थन करते हैं तथा जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति, प्रभावकारी नियंत्रण कायम रखना संभव होता है। आगे हम देखते हैं प्रकृति की दृष्टि से अंतर। प्रकृति की दृष्टि से संविधान एक साधन प्रधान धारणा है, जबकि संविधानवाद एक साध्य प्रधान धारणा है। संविधानवाद राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्था है। यह हर समाज के गंतव्यों को प्राप्त करने की संविधान रूपी साधना द्वारा चेष्टा करता है। इस तरह संविधान वह साधन है जो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करके संविधानवाद की स्थापना करता है। आगे देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर। संविधान का निर्माण किया जाता है, जबकि संविधानवाद विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। यद्यपि ब्रिटेन का संविधान परंपरा पर आधारित व अलिखित होने के कारण इसका अपवाद है। संविधान का निर्माण सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किसी संस्था द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्ष में तैयार किया गया। संविधानवाद किसी भी देश के राजनीतिक समाज के मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों का विकास का परिणाम होता है। संविधान जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सदैव परिवर्तित, संशोधित होता रहता है, लेकिन संविधानवाद की स्थापना के बाद उसे बदलना या समाप्त करना निरंकुशता व अराजकता को जन्म देता है। आगे अंतर देखते हैं हम दोनों में। संविधान और संविधानवाद में क्षेत्र की दृष्टि से भी अंतर होता है। क्षेत्र की दृष्टि से संविधान एक अपवर्जक तथा संविधान एक अपवर्जक है और संविधानवाद अंतर्भूतकारी धारणा है, इंक्लूसिव धारणा है। संविधानवाद तो कई देशों में यदि उनकी संस्कृति समान है तो एक जैसा पाया जाता है, लेकिन संविधान हर देश का अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं औचित्य की दृष्टि से अंतर। संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जाता है, जबकि संविधानवाद में आदर्शों का औचित्य विचारधारा के आधार पर सिद्ध होता है। अब हम देखते हैं संविधानवाद के तत्व। संविधान के आदर्श ही संविधानवाद का आधार है।
इन आदर्शों का अभाव जन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करता है, इसलिए संविधानवाद के इन आदर्शों का होना बहुत जरूरी है। अब हम इसके तत्वों को देखते हैं। तो पहला है, संविधान आवश्यक या अपरिहार्य संस्थाओं के अव्यक्तक के रूप में। कोई भी संविधान, चाहे वह लिखित हो या परंपरा पर आधारित, संविधान की तरह अलिखित हो, अपनी अपरिहार्य संस्थाओं की व्यवस्था अवश्य करता है। यदि संविधान में इन संस्थाओं और इनके अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या नहीं होती तो संविधानवाद की कल्पना करना असंभव है। संविधान में इन संस्थाओं के अधिकार व शक्तियों के साथ साथ उनके पारंपरिक संबंधों की व्याख्या होना जरूरी है। यही संविधानवाद का प्रमुख भाग है। अगला तत्व देखते हैं, संविधान राजनीतिक शक्ति के प्रतिबंधक के रूप में। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर कुछ प्रतिबंधों की व्यवस्था का होना भी संविधानवाद की आधारशिला है। प्रत्येक लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के संविधान में कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जो कि शासन या सरकार को हर समय नियंत्रित रहते हुए अपनी शक्तियों को जनहित में ही उपयोग किए हैं। इससे शासक वर्ग की स्वेच्छाचारिता का फल जनता को नहीं भोगना पड़ता। लोकतांत्रिक राज्य में ये प्रतिबंध विधि का शासन या फिर मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, परंपराओं व सामाजिक बहुलवाद के आदि के रूप में होते हैं। जब राज्य का शासन कानून के अनुसार चलाया जाता है तो नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता, तो संविधानवाद को हिलाने वाला कोई नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं, संविधान विकास के निदेशक के रूप में। संविधान में विकास का गुण भी होना चाहिए। वर्तमान में प्रभावी शक्ति बने रहने से वह भविष्य के प्रति उदासीन बन सकता है, इसलिए उसमें गतिशीलता तथा लोचशीलता, मतलब उसे लचीला भी बनाया जाना चाहिए। समय परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक समाज के मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं आदि में परिवर्तन होते रहने चाहिए। आगे देखते हैं, संविधान राजनीतिक शक्ति के संगठक के रूप में। संविधान किसी भी शासन व्यवस्था को वैधता या औचित्य प्रदान करता है। वह यह बात सुनिश्चित करता है कि सरकार के समस्त या क्रियाकलाप उसके अधिकार क्षेत्र के अनुसार ही हों। स्वयं सरकार भी वैधता का गुण बनाए रखे। इसलिए संविधान सरकार की सीमाओं की स्थापना के साथ साथ सरकार की विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का लंबात्मक तथा अमरांतीय विभाजन व वितरण भी करता है। संविधान की विशेषताएं। संविधान एक गत्यात्मक अवधारणा है। संविधान जो एक संस्था माना जाता है, जबकि यह एक धारणा माना जाता है। संविधानवाद जो है वह एक गत्यात्मक अवधारणा है जो कि एक गतिशील है। दूसरी विशेषता है, संविधानवाद मूल्यों पर आधारित अवधारणा है। तीसरी है, संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। और चौथी है, संविधानवाद संविधान पर आधारित होती है। पांचवी विशेषता है, संविधानवाद सहभागी अवधारणा है। और छठवीं है, संविधानवाद साध्यमूलक अवधारणा है। इसकी जो विशेषताएं हैं उनसे शायद ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप इसे अच्छे से कर लें कि संविधान और संविधानवाद का अर्थ और इन दोनों के मध्य अंतर। अब हमारा तीसरा टॉपिक है राजनीतिक विकास।